मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 भी लागू की गई थी इलाके में। सुरक्षा के किस किस्म के इंतजाम अपने इर्द गिर्द आप देख पा रहे हैं? देखिए, जहां तक सुरक्षा के इंतजाम है, और अब से कुछ ही देर पहले आपने तस्वीर में भी देखा होगा आंचल कि हम लोग अपना लाइव कर रहे थे, लेकिन पुलिस जिस तरह से पीछे आकर उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर आप नहीं खड़े रह सकते, धारा 144 लागू कर दी गई है। बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 144 का मतलब यह है कि 5 लोगों से ज्यादा एक जगह जमा नहीं हो सकते, और जो कि जेल की दीवार है वहां से 500 मीटर बाद तक कोई भी 5 लोग जमा नहीं हो सकते। तो इसका फरमान कल ही जारी कर दिया गया था। और इसके साथ साथ एक सबसे अहम जानकारी जो कि हमारे सहयोगी राजेश बता रहे हैं वो ये कि आखिर ताबूत की बात भी आई थी। क्या जेल के अंदर ताबूत पहुंचा है क्या? राजेश, दर्शकों को समझाइए कि कब आया, कैसे आया और क्या क्या इंतजाम, या फांसी के बाद जो होना है पोस्टमार्टम के बाद क्या क्या होगा, ये 3 रिश्तेदारों को क्यों बुलाया गया है? मनीष, जिस तरह से सारी तैयारियां जेल प्रशासन ने पहले ही कर रखी थी, जिस तरह से उसके परिवारों को 2 दिन पहले उस्मान मेमन जो है वो पेशे से वकील हैं, चचेरे भाई हैं याकूब के, उनको बता दिया गया था कि भाई आप सारी तैयारियां इसी तरह से हम करने वाले हैं, और आपको जो है मतलब फांसी जो है अगर नहीं चलती है तो हम फांसी तो देंगे ही, लेकिन आपको पूरी परिवार को यहाँ पर जो भी 3 सदस्य उनको हाजिर रहना पड़ेगा। एक तरह से मतलब पल पल की सूचना जो है वो परिवार को जेल प्रशासन द्वारा दी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से आज रात को फिर बकायदा ताबूत जो पहुंचा है, करीब 11:30-12 बजे ताबूत जेल के अंदर आ गया। उसके बाद में जो प्रोसीजर जो चली, तब तक याकूब जो था वो जेल में अस्वस्थ मतलब हालत में था, इधर उधर घूम रहा था, ये भी पता चला। खाना भी उसने नहीं खाया जैसा आपने बताया। तो ये सारी चीजें जो है फिर उसके परिवार को 3 बजे फिर कॉल किया गया। वो जिस होटल में रुके हैं वो होटल में जाकर उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि भाई आप 3 लोग परिवार के सदस्य जो हैं इस फांसी के मौके पर, या ये फांसी हम इसी तरह से दी जाने वाली है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो उनको वो सूचना उन्होंने वो हमदस्त वहां ले जाकर पहुंचा दिया। उसके बाद जिस तरह से अभी की जो हालत है कि पूरी तरह से याकूब नहा धोकर बिल्कुल तैयार होकर बिल्कुल रेडी है, और उससे नाश्ता दिए जाने की प्रक्रिया भी जारी है। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले और बताया कि जुडिशियल फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है गिरीश जोशी और राम जोशी, ये भी दोनों अंदर पहुंच चुके हैं। मतलब अभी तक जो अंदर थे मीरा बोरवनकर, योगेश देसाई और साथ ही साथ राजेंद्र धामने, मतलब ये 3 बड़े अधिकारी जेल के, ये अधिकारी तो सही मौजूद, साथ में डीन जो हैं जिला चिकित्सक वो भी मौजूद थे, और साथ ही साथ पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर सावड़िया वो भी मौजूद हैं। और उसके बाद में कमी रह गई थी सिर्फ मजिस्ट्रेट की, वो भी कमी अब यहाँ पर मनीष पूरी हो गई है। यानी कहीं ना कहीं ये साफ हम संकेत या कह सकते हैं अपने विश्वसनीय सूत्रों से जो हमको मालूमात मिल रही है कि फांसी की ओर बिल्कुल अग्रसर होता दिखाई दे रहा है मैटर। राजेश, एक चीज और बताइए, याकूब 8 साल तक लगभग ये माना जा रहा है कि इस जेल में रहा, किस तरह का उसका अंदर बोलचाल और व्यवहार हुआ करता था दूसरे कैदियों के साथ? क्या था, क्या उसके बारे में लोग कहते हैं, क्या अंदर की जानकारी है आपके? जिस तरह से याकूब का आचरण अगर कहे मनीष, तो आचरण काफी अच्छा रहा। लोगों से बिल्कुल मन मिलाकर, मतलब उसका जो कार्य चलता था, लोगों के बीच में बैठते थे, और जितने भी कैदी हैं वो उससे पर्सनली मिलने जाया करते थे, उससे सलाह लेते थे, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था कि वो। राजेश, मुझे याद आता है उसने यहाँ से 2 डिग्री भी हासिल की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसने डबल MA किया है यहाँ पॉलिटिकल साइंस से, और इग्नू के तहत वो उसने एग्जाम यहीं से पास किए। यानी कहीं ना कहीं जेल में भी वो काफी मशहूर रहा अपने आचरण की वजह से। लेकिन अब जिस तरह का शर्म है, जिस तरह की बात है, जिस तरह का धब्बा उस पर लगा है, वो कहीं ना कहीं कानून की दृष्टि में उस पर बिल्कुल बहुत बड़ा एक मतलब जो निर्णय होना था वो कोई टाल भी नहीं सकता था। लेकिन जिस तरह से आचरण की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं याकूब का आचरण अच्छा बताया जाता है, भला बताया जाता है। काश कि जिस आचरण की बात राजेश कर रहे हैं आंचल, मुझे लगता कि अगर 1993 के पहले ये ऐसा आचरण होता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। आंचल, बिल्कुल 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 मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ राकेश भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। आपको बता दें कि आखिरकार रात की डेवलपमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। देखिए, 3:30 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। रात के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट नंबर 4 बैठती है। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई करती है। ये वही बेंच है जिसने कल
करीब करीब 6 घंटे तक इस मामले की सुनवाई की थी और उसके बाद फैसला सुनाया कि याकूब मेमन की याचिका में कोई भी दम नहीं है। तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए फांसी का रास्ता साफ हुआ। लेकिन इसके बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति ने मर्सी पिटीशंस रिजेक्ट किए थे, जिसको लेकर एक बार फिर से ये पूरा मामला दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। आपको बता दें कि कुल मिलाकर जो दलील दी गई, जो नटशेल में कहा गया याकूब मेमन के वकीलों द्वारा, वो ये कहा गया कि देखिए वो फ्रेश पिटीशन जो इस बार मूव किया गया है राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास, वो खुद याकूब मेमन ने किया है। इससे पहले जो मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका खारिज हुई थी, वो सुलेमान के नाम से थी, जो याकूब मेमन के भाई हैं। और याकूब मेमन के पास इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र राइट है, अधिकार है कि वो एक बार फिर से मर्सी पिटीशन दया याचिका राष्ट्रपति के सामने डालें। और इसको रिजेक्ट करने के बाद 14 दिन का वक्त सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है मैंडेटरी है, जो उनको मिलना चाहिए। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो इस मामले में सुनवाई के लिए पहुंचे, वैसे आपको ये बता दें कि अमूमन इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो एक्स पार्टे ऑर्डर यानी कि बिना दूसरी साइड को सुने भी ऑर्डर दे सकता है। लेकिन इस मामले में इतना संवेदनशील मामला है, देश के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। उनका यह कहना था कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, याकूब मेमन की एक के बाद एक अर्जी है, मर्सी पिटीशन है, ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, इसका मखौल उड़ाया जा रहा है। यह भी कहा गया मुकुल रोहतगी द्वारा, सरकार द्वारा, कि मर्सी पिटीशन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा 11 अप्रैल 2014 में ही खारिज की जा चुकी थी। और उसके बाद जितनी बार भी मर्सी पिटीशन अगर चाहे याकूब मेमन दायर कर सकता है, लेकिन हर बार उसको ये 14 दिन का वक्त नहीं दिया जा सकता है। ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। अब इस वक्त ये ऑर्डर लिखवाया जा रहा है, जो हमें खबरें आ रही हैं 4:30 बजे से ही ये ऑर्डर, 4:15 बजे से ये ऑर्डर लिखवाया जा रहा है। और अब किसी भी वक्त फैसला आ सकता है देश की सबसे बड़ी अदालत का। महज अगर देखा जाए तो 2 घंटे बजे हैं, 7 बजे वो वक्त मुकर्रर है जब याकूब मेमन को फांसी दी जानी थी। 5 बजने वाले हैं, सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। जो बाकायदा नियम अनुसार कार्यक्रम होता है, वो इस वक्त नागपुर की जेल में एक एक करके हो रहा है। स्नान कर चुके हैं याकूब मेमन, मेडिकल जांच का प्रोसेस होता है, जज वहां पर रहने जरूरी होते हैं, वो पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी मनीष अवस्थी लगातार वहां पर नजर बनाए हुए, न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार रात भर जागकर राकेश यहां पर जुड़े रहे हैं। राकेश, अभी भी फैसला आने वाला है, सिर्फ 2 घंटे का वक्त रह गया है। लेकिन जिस तरह से हम हाल फिलहाल की अगर डेवलपमेंट्स देखें, ना सिर्फ राजनीतिक डेवलपमेंट्स देखें, हमने देखा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, याकूब की फांसी पर रोक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार। यानी कि जो आखिरी विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा देर रात खटखटाया गया था, वो भी खारिज हो गई है। याकूब मेमन की अर्जी, याकूब की फांसी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी कि 7 बजे तक अक्यूज नंबर 1 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट का दोषी, बॉम्बे को थरा दिया था, पूरे देश को थरा दिया था, उसे फांसी दे दी जाएगी। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 3:30 बजे से इस मामले की सुनवाई चल रही थी, उसके बाद 4:15 बजे से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर लिखवाया जा रहा था। अब ये फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तकनीकी पेचीदगियां उठाई गई थी याकूब मेमन के वकीलों द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए, खारिज करते हुए फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हमारे साथ आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, अपडेट। देखिए, याकूब मेमन का फांसी पर लटकना अब तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल एक आखिरी मौका था यहाँ पे याकूब की तरफ से, एक आखिरी चाल चली गई थी। यहाँ पर याकूब ने कहा था कि जो सदन में 14 दिनों का जो समय दिया गया है कि अगर मर्सी पिटीशन खारिज होती है तो वो समय मुझे नहीं दिया गया। अगर 14 दिनों का समय मिलता तो राष्ट्रपति के द्वारा जो दया याचिका को ठुकराया गया है उसे चैलेंज किया जा सकता था। 1 घंटे के तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस हुई और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याकूब का केस में दम नहीं है और याकूब की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल याकूब ने कहा था कि पिछली बार जो राष्ट्रपति के समक्ष जो दया याचिका दाखिल की गई थी
वो याचिका उसके भाई की तरफ से दाखिल की गई थी। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने साफ तौर पे कहा कि 6 अगस्त 2013 को मर्जी पिटीशन जरूर याकूब के भाई ने दाखिल की थी, लेकिन 7 अगस्त 2013 को याकूब ने जेल सुपरिटेंडेंट को सहमति दी थी और ये कहा था कि उसकी सहमति के आधार पर ही उसके भाई ने मर्जी पिटीशन राष्ट्रपति के समक्ष भेजी थी। ये एक बहुत ज्यादा की फैक्टर रहा आज पूरे मामले की सुनवाई के दौरान, क्योंकि यही तय होना था कि पहली जो मर्जी पिटीशन डिसमिस हुई है उसके आधार पर याकूब को 14 दिनों की मोहलत मिल चुकी थी। तो क्या ये वाली पहली मर्जी पिटीशन है जिसमें आज कल सुप्रीम कोर्ट ने माफ करिएगा राष्ट्रपति ने खारिज किया था, या फिर पिछली वाली थी? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पिछली वाली में चूंकि याकूब का कंसर्न था, इसलिए जो पिछले साल खारिज की गई है अप्रैल 2014 में, उससे याकूब की मर्जी पिटीशन मांगा जाएगा और उसके मुताबिक याकूब को 14 दिनों का समय मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट के सेक्शन में साफ तौर से कहा कि बॉम्ब ब्लास्ट जैसे मामलों में जब दया याचिका ठुकरा दी गई हो तो ऐसे में रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब मैं आपके पास आ ही रही थी इस मसले पर। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्ब ब्लास्ट के मामलों में इस तरह से दया या रहम नहीं दिखाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने भी इस पूरे के पूरे याकूब की जो न्यायिक प्रक्रिया का एक तरह से मखौल उड़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, यानी हर कानूनी लूपहोल का फायदा याकूब मेमन उठाने की कोशिश कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट की क्या इस बाबत भी ऑब्जर्वेशन है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई हिस्सों से होता हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। दरअसल याकूब को जो लीगल रेमेडी दी गई थी वो बहुत ज्यादा दी गई थी। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में एक्सप्लेन किया कि मार्च 2013 में मेन जो पिटीशन थी याकूब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे ब्लास्ट वाले मामले में याकूब को डेथ सेंटेंस सुनाया, उसके बाद याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन उसी साल खारिज हुई। उसके बाद एक जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो रिव्यू पिटीशन होगा डेथ केसेस का वो 3 जजेस बेंच का होगा। उसके बाद याकूब को एक और मौका मिल गया। अटॉर्नी जनरल ने साफ तौर पे कहा कि अगर वो जजमेंट नहीं आया होता तो उसी साल याकूब का डेथ वारंट निकल जाता, यानी याकूब को 6 महीने का और समय मिल गया। उसके बाद याकूब की जो रिव्यू पिटीशन थी, जो दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, क्यूरेटिव पिटीशन खारिज किया, उसके बाद रिट पिटीशन खारिज किया। तो याकूब को कोर्ट ने भी माना कि याकूब को पर्याप्त समय दिया गया है। याकूब की तरफ से बार बार ये दलील दी जा रही थी कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। दरअसल शत्रुघ्न चौहान का मामला उठाने, शत्रुघ्न चौहान के जजमेंट उठाने का पीछे मकसद ही दिया गया है। याकूब की तरफ से बार बार ये दलील दी जा रही थी कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। दरअसल शत्रुघ्न चौहान का मामला उठाने, शत्रुघ्न चौहान के जजमेंट उठाने का पीछे मकसद ही यही था कि 14 दिन का उनको टाइम दिया जाए। उनका आज यही दलील थी कि अगर उन्हें 14 दिन का टाइम दिया जाता है तो राष्ट्रपति ने जो दया याचिका दिया है उसको वो चैलेंज करेंगे। कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ तौर पे कहा कि अगर इनको दया याचिका को चैलेंज करना ही था तो जब 2014 अप्रैल 2014 में राष्ट्रपति ने दया याचिका को ठुकराई थी, उस समय इन्होंने दया याचिका को चैलेंज क्यों नहीं किया? तो ये तो तमाम याकूब की तरफ से जो तर्क रखे गए थे उसको यहाँ पर ये नाकारे साबित हुए और सुप्रीम कोर्ट ने जो अटॉर्नी जनरल की जो दलीलें थी उसके आगे इनके सारे तर्क फेल हो गए। आशीष, एक बात बड़ी अहम आपने बताई थी, मैं चाहूंगी दर्शकों की सहूलियत के लिए होने के बाद में अजय अग्रवाल कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद में 14 दिन का पीरियड होना चाहिए, जो शत्रुघ्न चौहान का जजमेंट है 2014 का उसके हिसाब से। और वो 14 डेज पीरियड जो है वो एक तो उसको अपने रिलेटिव से मिलने के लिए, पीस विद हिज गॉड, एंड ऑल्सो फॉर फाइलिंग ए केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द मर्सी पिटीशन। ये 3 ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने कहा। अजय जी, आखिर में कोर्ट ने आखिर में ये कहा कि बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज दी जा चुकी हैं और 2013 में मर्सी पिटीशन उसके भाई के नाम से रिजेक्ट हुआ था, जिसको उन्होंने ओन किया था खुद। याकूब मेनन कहा था कि ये हमारा ही है, हम इसको ओन करते हैं। और उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुआ और उसमें जबकि ये रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन है कोर्ट की कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं सुना जाएगा, 10 घंटे तक सुनाया गया, 10 दिन तक सुना गया और अभी लास्ट जो है 10 घंटे तक सुना गया। और इस कारण से इतनी अपॉर्चुनिटीज दी जा चुकी है और ये टेररिस्ट एक अटैक का मामला है, इतना बड़ा मामला है और इट विल बी ए ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस कि यदि हम इसको स्टे देंगे, और इसलिए उन्होंने जो पिटीशन थी रिट पिटीशन उसको डिसमिस कर दिया। धन्यवाद अजय जी। ये अजय जी जो इनका केवल ग्राउंड ये था कि मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद 14 दिन की रिक्वायरमेंट, शत्रुघ्न चौहान का जजमेंट है 2014 का, उसमें कहा गया कि 14 दिन के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए और 14 दिन के पीरियड में उसको एक चैलेंज कर सकता है मर्सी पिटीशन।
या फिर उसको कूलिंग ऑफ पीरियड है, या फिर वो विल भी प्रिपेयर कर सकता है। ये 3 कारण उसमें दिए थे, मगर कोर्ट ने कहा कि 2013 में ही पिटीशन जो है मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गया था। तो आज और 2013 में जो पिटीशन उन्होंने कहा कि उनके भाई के उन्होंने कहा, लेकिन उसको ओन किया था उसने, और उसके बाद अपने तरफ से मर्सी पिटीशन फाइल नहीं किया। ही केप्ट ऑन फाइलिंग अगेन एंड अगेन पिटीशन। सो आफ्टरवर्ड्स फाइनली अब जब ये सारा सब रिजेक्ट हो गया, उसके बाद इस तरह कोर्ट के आना, इट्स विल बी ए ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस अगर हम इसको स्टे करेंगे। इसलिए इस मामले में जहां पे इतना बड़ा अटैक हुआ था, इतनी लोग जिंदगियां गई थी, इसमें हम स्टे नहीं देते, ना कोई डिसमिस कर दिया। हाँ, जो भी टाइम फिक्स है 6:30 विल बी हैंग। 6:30 तो सुना आपने अजय अग्रवाल जो कि जाने माने वकील हैं, वो कह रहे थे कि ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस होगा अगर अब फांसी पर रोक लगा दी गई। फांसी का रास्ता साफ हो गया है, 7 बजे का वक्त मुकर्रर है, फांसी दी जा सकती है, बस 2 घंटे बचे हैं। हमारे साथ आशीष लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, आपने एक बहुत अहम बात बता रहे थे, आप टिप्पणी जो जजेस की आई थी कि बॉम्ब ब्लास्ट का दोषी है याकूब मेमन, ऐसे में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं चाहूंगी आप दोबारा रिपीट करें। देखिए, लास्ट में जज ने अपने ऑपरेटिव पार्ट में इस बात को कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है और ये बम ब्लास्ट का मुद्दा है। तो ऐसे में जब राष्ट्रपति इसकी दया याचिका ठुकरा चुके हैं, तो ऐसे में इसको रहम नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिटेल ऑर्डर में हर वो चीज का बयां किया जिसके बारे में याकूब लगातार सुप्रीम कोर्ट से गुहार कर रहा था। सबसे बड़ी बात है कि शत्रुघ्न चौहान वाला जजमेंट जिसमें 14 दिन का समय है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो याकूब जो अभी तक क्लेम कर रहा था। क्षणों के लिए रुकिएगा, वकील कुछ कह रहे हैं, सुन लेते फिर आपके पास आती हूं। and this was only ground, and the petition has been dismissed by the Supreme Court by hearing at length. he will be hanged. Yes, obviously. Now there is no impediment in hanging. So the state authority. जी आशीष, एक बहुत ही अहम बात, कल तक जब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 4 बजे तक भी हो रही थी, खुद याकूब मेमन कह रहा था कि मेरे भाई सुलेमान ने जब ये मर्सी पिटीशन दया याचिका पहले दाखिल की थी तो मैं उसे डिसोन नहीं कर रहा हूं, मैं स्टैंड बाय कर रहा हूं। फिर अचानक से रात में इस तरह का तर्क आना। एक और वकील कुछ कह रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। क्लाइंट मरने वाला है, मुझे अकेला छोड़ दी। ठीक है, ठीक। ये थे युग चौधरी जिन्होंने कोर्ट में काफी दलीलें की कोशिश की अपने याकूब मेमन के वकील जो ये कह रहे थे कि उनके क्लाइंट को फांसी दी जा रही है, वो मीडिया से बात करने के लिए उत्सुक नहीं थे। आपने देखा। जी आशीष, याकूब मेमन कल लगातार कह रहा था कि सुलेमान ने जो दया याचिका दाखिल की वो उन्हीं के बिहाफ पे की, फिर अचानक से कल खुद दया याचिकाएं दाखिल की और फिर 14 दिन का वक्त मांगा। आशीष, आप तक हमारी आवाज के पास एकमात्र यही एक आधार था, शत्रुघ्न चौहान। जी बिल्कुल आंचल, याकूब के पास केवल एक आधार था। अगर वो दोबारा रिट पिटीशन आज खारिज होने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत आ सकता था, तो वो था शत्रुघ्न चौहान का जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राष्ट्रपति दया याचिका को खारिज करते हैं तो 14 दिन का समय दिया जाएगा दोषी को, यानी जिसको फांसी होनी है उसको 14 दिन का समय दिया जाएगा। इन 14 दिनों में वो पूजा करेगा, इसके अलावा जो अपने विल है उसको साइन करेगा, और अगर वो राष्ट्रपति द्वारा ठुकराई गई मर्सी पिटीशन को चैलेंज करना चाहता है तो कर सकता है। 14 दिन के इसी टाइम फ्रेम के सहारे याकूब की तरफ से एक नई चाल चली गई और ये पुरजोर कोशिश की गई कि कैसे भी आज की फांसी रुक जाए। अगर आज की फांसी रुक गई होती तो जाहिर तौर पर जो राष्ट्रपति ने दया याचिका को खारिज किया है उसको चैलेंज कर दिया गया होता, एक लंबा लिटिगेशन चला होता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अटॉर्नी जनरल की उस आर्गुमेंट को माना जिसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि पहली बार जो राष्ट्रपति के पास 6 अगस्त 2013 को दया याचिका दाखिल की गई थी वो याकूब के भाई ने की थी। आती हूँ आशीष कुछ क्षणों के लिए। In the earlier cases, and that was not allowed. That is a wrong decision in my opinion, and I hope the Supreme Court will correct it soon as possible. Thank you. ये आनंद ग्रोवर थे जो कि याकूब मेमन की तरफ से देश की सर्वोच्च अदालत में पेश हुए थे। हालांकि हम पूरी बाइट तो नहीं सुन पाए, उसको फिर से दोहराने की चलाने की कोशिश करेंगे। आशीष अपनी बात पूरी कर लीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं एक वकील आए याकूब मेमन के, रात भर आर्ग्यू करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट को फांसी हो रही है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।
आनंद ग्रोवर को ये लगता है कि कहीं ना कहीं फैसले को आने वाले वक्त में दुरुस्त किया जाना चाहिए, कानूनन कुछ बदलाव होने चाहिए। हम देख सकते हैं कि जो पूरे के पूरे ना सिर्फ वकील थे बट इनमें बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी थे जो दलीलें दे रहे थे कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट भी। कोर्ट का रुख बहुत साफ था, इन तमाम दलीलों को दरकिनार कर दिया क्योंकि ये वो वक्त नहीं है जब आखिरी मोमेंट पे ये सब दलीलें उठाई जा सके। जाहिर तौर पर आंचल, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज रात में, कल रात से जो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ था वो अब सुबह 5:05 पर खत्म हुआ। आपको ध्यान में होगा कि रात ठीक 10 बजे प्रेसिडेंट दया याचिका को खारिज करते हैं, जिसके बाद अभी अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में कही कि 10 बजे रात को अटॉर्नी जनरल ने इसकी याकूब की दया याचिका को खारिज करते हैं। उसके बाद 10:30 बजे आनंद ग्रोवर, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, तमाम जो बड़े नाम हैं वो सीजीआई के घर जाते हैं और कहते हैं कि उनकी याचिका को सुना जाए। शत्रुघ्न चौहान वाले जो जजमेंट है उसको फॉलो नहीं किया गया था। उसके बाद 2-3 घंटे असमंजस की स्थिति रहती है कि आखिर मामले की सुनवाई करेगा कौन। लेकिन आंचल, उसके बाद ये तय होता है कि जस्टिस दीपक मिश्रा मामले की सुनवाई करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के भीतर होगा। आंचल, पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर रात को 3 बजे कोई बेंच लगी हो और 5 बजे के तकरीबन फैसला आया हो। तो एक पूरे हाई वोल्टेज के ड्रामा होता हुआ ये याकूब के वकील कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लेते हैं आशीष, फिर आपके पास लौटूंगी। Well, if you get organized, Shall I tell you? It's because I believe in the rights of all people, those who have died, that I'm fighting this case. Because, in my opinion, death penalty is not the right thing. By truncating a right of a condemned prisoner not to challenge the mercy petition. But the mercy petition has been dealt with in April 2014. That's the pronouncement of the court. Heavens would not have fallen had he not been executed today. Not only that, let me answer that. The earlier petition was filed by his brother. He is entitled under the rules to file a fresh petition to the president, which he did. That is recognized in the rules, that is recognized in the judgment. It is unfortunate that the Supreme Court today and yesterday held that the earlier petition binds him. In my opinion, it is incorrect. ग्रोवर साहब कुछ बातें हिंदी में, आनंद सर हिंदी में। Sir, for you or Yakub, for counsels like yourself, to indulge in endless loops of. I don't think that's fair, Meenakshi. I am not indulging. I am trying to protect a right of a person which is constitutionally granted. It is a duty of a lawyer who believes in it to come late in the night, lose his sleep for that purpose. I don't think I'm doing the wrong thing. You may disagree with, and I certainly do not challenge, in this case, his conviction. सर, एक बार हिंदी में ये बता दें, हिंदी में बता दें कि आप क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं जो भी कुछ आज हुआ, क्या आपकी क्या दलील थी और क्या हुआ था? लेकर के सुप्रीम कोर्ट आए थे कि रात में 10 बजे पिटीशन फाइल हुई, 3 बजे सुनवाई शुरू हुई। क्या आपका सवाल क्या है? नई दलीलें लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट आए थे जिसकी वजह से आधी रात में आपका प्रश्न जो दलीलें का ऐसा होता है ना, वो थोड़ा सा गलत है। अच्छा, क्या अर्जी लेकर आप क्या दलीलें नहीं होती, जो आधार है, मैं आपको बनाना चाहता हूँ, आप थोड़ा समझेंगे तो आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश अब तक हुए हैं उनके अंतर्गत ये फैसला किया गया है कि जो भी कंडेम्ड होता है, जिसको सजाए मौत दी जाती है, उसका हक होता है जब प्रेसिडेंट या गवर्नर उनकी मर्सी पिटीशन को रद्द कर देता है कि वो वापस सुप्रीम कोर्ट आए और उसका चुनौती करे, जिसकी वजह से वो ये साबित कर पाए या तो देरी हुई है या वो पागल हो गए हैं या अनेक आधार पे उनका जो सजाए मौत का होता है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाए, वो उसका हक है। और शत्रुघ्न चौहान में ये हक माना गया था। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने भिन्नता दिखाई है कि जो पहली मर्सी पिटीशन पेश की गई थी उसके आधार पे हमें चुनौती करनी चाहिए थे, उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट से असहमति है, क्योंकि आखिरी जो हुई है मर्सी पिटीशन वो खुद याकूब मेमन ने अभी की थी प्रेसिडेंट साहब के सामने। ग्रोवर की जो पहली पिटीशन है वो भी याकूब के लिए थी, दूसरी भी याकूब के लिए थी। आप कितनी पिटीशन लगाना चाहेंगे? आप पहले अपना सवाल ठीक तरह से पूछिए तो आपको मालूम पड़ेगा। नहीं, मैंने सुना है
बार बार उन्होंने नहीं किया। पहले आपके जो आपने जो सत्या घटना बनाई वो गलत है। उन्होंने एक पिटीशन उनके भाई ने की थी, उसके बाद जो गवर्नर के पास गई है, गवर्नर ने इनके ऊपर कुछ फैसला नहीं दिया। सुनो तो सही, आप सुनते नहीं है। मांग सुनो, पहला तो आपको समझना चाहिए, बार बार आप कर सकते हैं अगर आधार बदलते हैं, ये हक है। उन्होंने पहले अपने भाई के द्वारा की थी और दूसरा अपने खुद किया था गवर्नर के सामने। गवर्नर का कोई उसमें फैसला नहीं हुआ, तो उन्होंने जल्दी में इसकी वजह से प्रेसिडेंट साहब के किया। आज दोनों उन्होंने नकार की है, तो इसमें इसकी गलती नहीं है। अच्छा, ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं और आप कितने हर्ट हुए हैं आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? मैं आपको कह रहा हूँ, प्रोफेशनल हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वकील की हैसियत से आपको कहूंगा कि आज ये बुनियादी हकों के लिए हानिकारक हुआ है। So how much you have charged for this case? Zero. I'm doing it pro bono. People on the social media are well, they can talk. I do 70% on my work free of charge. Let anybody challenge. And I'm very proud to say I pay taxes for every penny I get. But Mr. Anand Grover, is this about doing pro bono cases just to come in the limelight, or are we talking an issue of... Did I come to the limelight or you asked me? Of course, the late night, the way you're doing many cases... What is limelight about it? Publicity. I'm sorry. Publicity. I don't need any publicity from you. Please. कभी आप गरीब आदमी के लिए So ad infinitum litigation is something that हम आए हैं, आपको मालूम ही नहीं हमारे बारे। आप आतंकवादी के अलावा कभी नहीं, आपने हमारे बारे में इतिहास पूछा है, आपने हमारे बारे में देखा है? पेमेंट वैलेंस का केस हमने किया है, आपको मालूम ही नहीं, आप सिर्फ आरोप लगाने में। 57 लोग मारे गए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आतंकवाद ना हो आगे, तो हमें कई कदमें उठाने चाहिए। आतंकवाद पंजाब में क्या हुआ, क्यों हुआ, आपको मालूम है? आपने हमारी सरकार ने क्या किया, पंजाब की सरकार क्या कह रही है, और आपके जो प्रतिनिधि हैं शेखर गुप्ता जी ने क्या कहा है कि गृह मंत्रालय, सुनिए आप जर्नलिस्ट हैं, अब सुनो, अभी सुनो शेखर गुप्ता ने क्या कहा है, क्योंकि प्लीज 1 minute, लेट मी आंसर द क्वेश्चन। इफ यू डोंट लाइक द आंसर्स, डोंट आस्क। आपने क्या पूछा है और उसका जवाब गृह मंत्रालय के बारे में शेखर गुप्ता जी ने दिया। अगर आप टीवी सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय ने नाभी आतंकवाद के ऊपर हटा दी है, और उनका जो नाभी है तीसरा सेटलमेंट के ऊपर है, इसके लिए टेरर अटैक हुआ। आपको मालूम होना चाहिए। 420 की अगर नजर नहीं आती तो क्या कर सकते हैं? वो उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम आपने आपको विश्वास नहीं है? नहीं, हमने नहीं ऐसा कहा। आतंकवादी को फेवर नहीं किया, इसलिए हर जन का आप समझिए, सुनिए, आपकी बात सही है एक दृष्टिकोण से। अगर आप कहेंगे कि आतंकवाद को कोई प्रतिनिधित्व ना करे कोई वकील, तो आपको मालूम, हर जन का आप समझिए, सुनिए, आपकी बात सही है एक दृष्टिकोण से। अगर आप कहेंगे कि आतंकवाद को कोई प्रतिनिधित्व ना करे कोई वकील, तो आपको मालूम क्या होगा? उसके लिए हमें तानाशाही चाहिए। आप अगर वो चाहते हो तो हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी आरोपी है। अब आपको उम्मीद है कि आज के बाद आतंकवाद हट जाएगा? मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हो, मैंने नहीं कहा। आतंकवाद इसकी वजह से नहीं होता है, क्योंकि मैं वकील की हैसियत से उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। अटॉर्नी ने ये कहा कि 11 अप्रैल 2014 को एक बार दया याचिका खारिज हो चुकी राष्ट्रपति के पास में, फिर एक नई दया याचिका लेकर के गवर्नर के पास पहुंच गए, फिर राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। नहीं, मैं आपको मैंने आपको पहले भी बताया कि कानून और नियम के अधिकार, अगर आप दूसरे बुनियाद के ऊपर आते हो तो आपका हक है। और ये जो आधार था दूसरा पिटीशन का, वो अलग था, इसकी वजह से उनका मेरे दृष्टिकोण से नियमित है कि वो कर सकते हैं। आधार अलग अलग क्यों था? अगर अलग जाने तो अलग क्यों था? अलग क्यों था? किस वजह से था? अभी उन्होंने जो फैसला किया उसके ऊपर जो होगा आपको मालूम पड़ेगा। उन्होंने आधार हमारा माना है नहीं माना, किसी को मालूम ही नहीं अभी तक। सर, आप लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य की बात की, सिजोफ्रेनिया की बात की थी सर। And then I have to argue at 10 o'clock. So, सर, सिजोफ्रेनिया की बात की, आप not for making publicity. I have not spoken on the 2G case till today. So if I was seeking something, आप लोगों ने because you asked me, I thought it was my duty. Sir, you will argue at 10 o'clock on which case? 2G. 2G only. I'm sorry. Supreme Court has not. Because you asked me, I thought it was my duty to answer questions. The Supreme Court has not stayed the execution, still 2 hours to go. I'm sorry? Supreme Court has not stayed the execution, still 2 hours to go. Anything that you are now hoping for at this stage now? I'm not hoping. I have exhausted my remedies. I hope
that Yaqub Memon will have a dignified death if it is that fate that he has to meet. That's all my hope. Thank you. आनंद ग्रोवर, याकूब मेमन के वकील, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो कहीं ना कहीं आपा खोते हुए भी नजर आए, लेकिन उन्होंने यही कहा, इच्छा जताई कि डिग्निफाइड डेथ, फांसी की सजा मिले, याकूब मेमन को मिलने जा रही है, लेकिन एक डिग्निफाइड डेथ मिले उनको। उन्होंने आखिर में ये कहा कि बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटी दी जा चुकी हैं और 2013 में मर्सी पिटीशन उसके भाई के नाम से रिजेक्ट हुआ था, जिसको उन्होंने ओन किया था खुद। याकूब मेमन कहा था कि ये हमारा ही है, हम इसको ओन करते हैं। और उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुआ और उसमें जबकि ये रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन है कोर्ट की कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं सुना जाएगा, 10 घंटे तक सुनाया गया, 10 दिन तक सुना गया और अभी लास्ट जो है 10 घंटे तक सुना गया। और इस कारण से इतनी अपॉर्चुनिटीज दी जा चुकी है और ये टेररिस्ट एक अटैक का मामला है, इतना बड़ा मामला है और इट विल बी ए ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस कि यदि हम इसमें उसको स्टे देंगे। और इसलिए उन्होंने जो पिटीशन थी, रेट पिटीशन, उसको जो भी टाइम फिक्स है, 6:30 विल बी हेल्ड। तो आपने सुना वकीलों का क्या कुछ कहना था। मैं आशीष के पास लौटूंगी इस मामले में पेचीदगियां और डिटेल्स लेने के लिए, लेकिन मनीष हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार जुड़े हैं। मनीष, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जानना चाहूंगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है और फांसी पर रोक नहीं लगाई है, 6:30 बजे फांसी हो सकती है। जी, बस जो जानकारी अंदर से आ रही है आंचल, अब से कुछ ही देर में, या कि ये कहा जा सकता है कि किसी भी लम्हे में ये खबर आ सकती है कि याकूब मेमन यानी कि अब्दुल रज्जाक उर्फ याकूब मेमन फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अब से कुछ ही देर बाद हमारी जो जानकारी अंदर सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये है कि लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बस केवल और केवल कुछ ही मिनटों या कुछ ही लम्हे का इंतजार, ऐसा कहा जा रहा है कि करना बाकी है। आखिरी दौर में है सब कुछ। फांसी के तख्ते पर याकूब को चढ़ा दिया गया है, नकाब पहनाकर केवल हैंडल खींचने की जो बात है वो ही अभी बाकी है। अब से कुछ ही समय में यह जानकारी आ जाएगी कि 257 लोगों की मौत का गुनहगार, 700 लोग घायल करने वाला, 12 मार्च 1993 का मुख्य साजिशकर्ता जिसने असला मुहैया कराया, उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। कुछ ही देर का वक्त बाकी है जिसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को कुछ ही देर में दे देंगे। बिल्कुल मनीष, क्या ये माना जाए कि बस सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो इंतजार हो रहा था और अब कहीं ना कहीं एक पल भी और इंतजार नहीं होगा? देखिए, हालांकि सर्वोच्च अदालत में इसकी सुनवाई चल रही थी और सुनवाई चलने के साथ साथ जैसे कि हम लगातार पूरी रात से, सुबह से अलग अलग जानकारियां, ताजा अपडेट दे रहे थे, यहां पर तैयारी में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। यह तय माना जा रहा था कि जो सर्वोच्च अदालत यानी कि लार्जर बेंच जिसने अपना फैसला सुनाया था वो अपने फैसले पर तटस्थ रहेंगे और तटस्थ रहने के साथ साथ अपने फैसले को बरकरार रखेंगे। उसी तैयारी के मद्देनजर यहां पर तैयारियां पूरे अंतिम दौर में थी। जैसा कि हमारे सहयोगी राजेश तिवारी ने कल बताया था कि जो 7 बजे का समय है उसे प्रीपोन किया जा सकता है, यानी कि घंटे 1.5 घंटे पहले फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है। इस बात की भी पुष्टि, जो जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे थे, वो ये कि 3-3:15 बजे के वक्त से याकूब की जो प्रक्रिया होती है फांसी की, वो शुरू कर दी गई थी। याकूब को जगाया गया। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि याकूब पूरी रात नहीं सोया, उसकी नींद उड़ी हुई थी, हवाइयां उड़ी हुई थी, लेकिन उसे एक छोटी सी आस का इंतजार था कि शायद 14 दिन की मोहलत मिल जाए, जिस पर कि सर्वोच्च अदालत ने मुहर लगा दी कि ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। इतने बड़े दुर्घटना का आरोपी, जो कि मुख्य तौर पर सबसे सामने पाया गया कि साजिश करता था, एडिंग एंड अबेटिंग के चार्जेस थे कि लोगों को बाहर भेजना, उनके लिए पैसा मुहैया कराना, असला मुहैया कराना, 11 जगह आइडेंटिफाई करना, जहां पर कि 12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 बजे एक के बाद एक 11 धमाके हुए थे। बिल्कुल, इस पर आएंगे हम, लेकिन अभी सीधा रुख करते हैं राकेश का। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं जो अपडेट देंगे हमें, फांसी की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। ओवर टू यू राकेश। बिल्कुल आशा, जो उम्मीद थी याकूब को, वो उम्मीद खत्म हुई और अब उसकी दुनिया खत्म होने वाली है।
अभी तक क्या क्या कुछ हुआ वो आपको बता देते हैं। सुबह 6:30 बजे याकूब को फांसी दी जाएगी। तस्वीर ये पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की याचिका खारिज की, उसकी तमाम मांगों को दरकिनार किया। सुबह 4:55 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई कि उसे फांसी दी जाएगी। जेल में याकूब को स्नान कराया गया, जो प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं का पालन किया गया। याकूब मेमन को स्नान के बाद नए कपड़े दिए गए पहनने के लिए। उसके बाद याकूब ने सुबह का नाश्ता किया, नाश्ता कर चुका है याकूब सुबह का, और उसके बाद फांसी के फंदे से अब सिर्फ 50 फीट दूर है याकूब। यानी याकूब जिस जगह पर था रात भर, वहां से जहां पर फांसी दी जानी है महज 50 फीट की दूरी। फांसी के फंदे तक 2 जज पहुंच चुके हैं, जिनकी उपस्थिति वहां पर जरूरी है, वो जज वहां पर पहुंच चुके हैं। जेल अधिकारी भी फांसी यार्ड में पहुंच चुके हैं, वहां पर मौजूद हैं। अब से बस थोड़ी देर बाद याकूब को फांसी के फंदे तक लेकर जाया जाएगा, इन तमाम चीजों के पूरी होने के बाद। जी आंचल जी, हमारे साथ मनीष लगातार जुड़े हुए हैं, आशीष भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, कुल मिलाकर हमने देखा कि जब आखिर में इस पूरे मामले में अदालती पचड़ों में ये पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं जो भूमिका रही याकूब मेमन की, जिस तरह मनीष भी हमें बता रहे थे कि आखिरकार वो मास्टरमाइंड था, ड्राइविंग फोर्स था। बम जाकर भले ही 15 लड़कों ने प्लांट किया अलग अलग जगहों पे मुंबई में, जिसने पूरे मुंबई और देश को थर्रा दिया था, लेकिन याकूब मेमन ने ना सिर्फ फाइनेंसेस अरेंज किए, पूरा का पूरा मैनेज किया, जगह आइडेंटिफाई की, यहां तक कि आर्म्स एंड एम्युनिशन भी बीच में दिए, ये भी सबूत सामने आए थे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2013 का जो जजमेंट है उसमें साफ है कि याकूब मेनन ही जो था इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड था। जो फंड्स था याकूब मेनन ने ही बंटवाए थे। इसके अलावा किन किन जगहों पर बम विस्फोट किया जाएगा, इन जगहों को भी याकूब ने ही चिन्हित किया था। इतना ही नहीं, उसने इस बात का भी ध्यान रखा था कि कहां बम लगाने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग मरेंगे। यानी याकूब इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। ये बात मार्च 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही क्लियर हो गई थी। आंचल, बिल्कुल। मनीष, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि मैंडेटरली ये भी माना जाता है कि थोड़ी देर पहले भी मेडिकल चेकअप होता है वो शख्स जिसको फांसी दी जानी होती है। क्या सुबह कुछ देर पहले भी मेडिकल चेकअप एक बार फिर से याकूब मेमन का हुआ है? आपके पास क्या अपडेट है इस बाबत? देखिए आंचल, अभी हमारे सहयोगी राजेश एक ताजा अपडेट लेकर आए हैं और ये अपडेट अपने आप में बहुत बड़ा संकेत और संदेश होगा। राजेश, इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए जानकारी दीजिए कि ताजा अपडेट और ताजा बड़ी खबर क्या है। मनीष, अभी पता चला है कि जेल के अंदर जो जेल की एम्बुलेंस है जो हमेशा बाहर खड़ी रहती है वो तत्काल अंदर भेजी गई है। बिल्कुल तत्काल स्पीड में उसे अंदर भेजा गया है। यानी कहीं ना कहीं संकेत जो अंदर जो चल रहा है, जो हमें आशंका है, जो हम अभी तक इंडिया न्यूज को बताते रहे, अपने दर्शकों को बताते रहे कि याकूब को 5 बजे फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा, कहीं ना कहीं वो सारी बातें चरितार्थ होती यहां पर नजर आ रही है। जिस तरह से एम्बुलेंस अभी तुरंत आनंद फानन में अंदर गई है, तो कहीं ना कहीं कुछ अंदर जो चल रही प्रोसीजर या अंतिम रूप जो अमली जामा पहनाना है वो बिल्कुल पूरी तरह से मतलब सामने आ रही है। कुछ बातें सच साबित होती दिखाई दे रही है। मनीष, जैसा कि आंचल राजेश बता रहे हैं, उससे अब ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि जिस बात की जानकारी इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों को कई घंटों पहले दे दी थी कि जो तय समय कहा गया था कि 7 बजे होना है, वो उससे पहले होता दिखाई दे रहा है। कुछ ही समय का इंतजार और ये बात भी साफ हो जाएगी कि आखिरकार याकूब मेमन फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। यानी कि मनीष, करीब 4:45 बजे के करीब ये खबर आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दरकिनार कर दी याकूब की सारी दलीलें और याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद कुछ ही मिनटों के अंतराल में पूरी तरह से जेल अथॉरिटीज तैयार थी और उन्होंने फांसी की प्रक्रिया शुरू कर दी याकूब की। ये मान लिया जाए? हाँ, चलिए हम इसकी जानकारी भी लगातार पूरी रात से देते रहे कि आखिर किस तरह से घटनाक्रम दीवार के पीछे, जेल की ऊंची दीवार के पीछे चल रहा था, उसकी पल पल की जानकारी इंडिया न्यूज के दर्शकों को मिलती रही। लेकिन ये जिस तरह से सुनवाई हो रही थी और उसके पहले यहां जो तैयारियां हो रही थी, जेल प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार आश्वस्त थी कि जो फरमान 14 दिन पहले जारी किया गया था उस पर अमल होना लगभग तय था, मुहर लगा दी गई थी। लेकिन चूंकि कोई विकल्प ना छूटे, कोई उंगली ना उठे, आप खुद कई सालों से कोर्ट कवर करती रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय संदेश ये न जाए कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था
कोई ऐसी कोर कसर छोड़ दी कि जिसमें शायद कोई राहत की आस होती। तो उस प्रक्रिया के तहत मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें कर ली गई और अभी जो अंदर हमें अभी जो ताजा जानकारी दी है कि एम्बुलेंस को तेज रफ्तार से जेल के अंदर भेजा गया है, यानी संकेत और संदेश साफ है कि जिस बात का इंतजार, जिस बात को लेकर उठापटक, जिस बात को लेकर राजनीति होने लगी थी, उस पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है। मनीष, ये भी जानना चाहूंगी, उसके बाद आशीष के पास आती हूं कि अमूमन प्रक्रिया ये होती है कि जैसे ही फांसी दी जाती है उसके बाद आधा घंटा इंतजार किया जाता है, फिर पल्स चेक की जाती है, फिर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाता है। आपके पास इस बाबत क्या डिटेल्स कुछ आ पाई हैं? देखिए आंचल, हम वो जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि जैसे ही फांसी लगती है, जैसे ही दीवार के पीछे का एक कैदी कम हो जाता है, तो सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि एक अफसर, एक जूनियर जेलर भागता हुआ जेल के मुख्य द्वार के पास आता है, जहां पर 10 नंबर का एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में आकर वो वहां पर एंट्री करता है, यानी कि लिखता है कि हमारी संख्या में से एक व्यक्ति कम हो गया। बस इसी का इंतजार है और ये साबित हो जाएगा, ये हम बता देंगे कि आखिरकार याकूब मेमन को फांसी हो गई। ये 10 नंबर का जो रजिस्टर होता है, जैसे ही व्यक्ति, जिसमें कि एक आंकड़ा होता है कि आखिर जेल के अंदर कितने कैदी हैं, वो आकर जैसे ही एंट्री करेगा, बात साफ हो जाएगी कि अब याकूब मेमन इस जेल में नहीं। जी बिल्कुल। आशीष, जिस तरह मनीष भी हमें बता रहे थे कि बस एक तरह से हरी झंडी का इंतजार था सुप्रीम कोर्ट से, जेल की तैयारियां पूरी थी, किसी भी वक्त फांसी देने के लिए जो अमली जामा था वो पूरी तरह से तैयार था। अंतर्राष्ट्रीय संदेश की मनीष ने बात की और लगातार हम भी यही कह रहे हैं कि ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि दिखना बहुत जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। प्रक्रियाओं का पालन उतना ही जरूरी है जितना कि सजा देना। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ कल बल्कि आज भी रात को जजों ने जाग के पूरी पेशेंट हियरिंग दी, हर एक तर्क सुना याकूब के वकीलों का। जाहिर तौर पर आंचल, हालांकि इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम देखते हैं कसाब के मामले में। जब कसाब के मामले में उसे फेयर ट्रायल दिया गया, सबने देखा कि वो कैसे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वो अंदर आया, उसने गोलियां चलाई, उसके बावजूद उसको पूरा फेयर ट्रायल दिया गया था। यहां पर भी यही बात कही गई है। दरअसल जब जस्टिस कुरियन और जस्टिस दवे के बीच में फैसले को लेकर मतभेद था, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी छवि है उसको लेकर एक चिंता बन गई थी। लेकिन कल जब जस्टिस जो दीपक मिश्रा है, उनकी बेंच ने पूरी बेंच ने मिलकर एक फैसला दिया और याकूब की याचिका को खारिज किया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश गया कि पूरी सम्मिलित जो बेंच थी उनका एक ज्वाइंटर फैसला आया है। उसके बाद भी जब 10-11 बजे रात को जब सीजीआई के घर पर इन लोगों ने दरवाजा खटखटाया कि एक ऐसा पॉइंट है जो छूट गया था जिसे कंसीडर नहीं किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट उस पॉइंट को सुनने के लिए 3 बजे यानी रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट कहा कि एक ऐसा पॉइंट है जो छूट गया था जिसे कंसीडर नहीं किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट उस पॉइंट को सुनने के लिए 3 बजे यानी रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, 3 बजे बेंच बैठती है, 3:15 बजे सुनवाई चलती है और 4:55 पर ऑर्डर आता है। तो इससे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संदेश और क्या जाएगा आंचल? बिल्कुल, हमारे साथ मनीष, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आशीष, ये भी जानना चाहूंगी, मैं मनीष के पास जाऊंगी, लेकिन एक पहलू ये जानना चाहूंगी कि याकूब के वकीलों ने ये कहने की कोशिश की, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के ओपनिंग रिमार्क्स थे कि ये जो हमला हुआ वो देश के दिल पर हुआ, जिसने पूरे देश को थर्रा दिया और याकूब एक ट्रेटर था। तो कहीं ना कहीं अटॉर्नी जनरल ने जब ये आर्ग्यूमेंट की, क्या ये भी बात दलील उठाई गई याकूब के वकीलों द्वारा कि चाहे वो आतंक का जिम्मेदार हो, दोषी करार दिया गया शख्स हो, फांसी की डेथ रो पर हो, या फिर कोई दूसरा अपराधी हो जो डेथ रो पर हो, इन दोनों पर फर्क नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस किस्म की भी दलील कोर्ट में पेश की गई उनके वकीलों द्वारा? बिल्कुल, युग चौधरी अपीयर हुए थे। युग चौधरी ने कहा, कोर्ट में खुलकर कहा कि हाँ, मैं आतंकवादी हूं, लेकिन एक आतंकवादी और एक कॉमन मैन के बीच अगर लीगल एस्पेक्ट पे सुनवाई होती है तो अंतर नहीं किया जा सकता। वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा एक आतंकवादी को भी और एक कॉमन मैन को भी। यही बात युग चौधरी ने आज कोर्ट में कही कि मुझे भी वही समानता का अधिकार चाहिए आंचल।
बिल्कुल वही समानता का अधिकार चाहिए। मनीष के पास जाती हूं मैं। मनीष, कोई और अपडेट आप तक पहुंच पाया है इस वक्त? जेल के अंदर से राजेश ने कुछ आकर और जानकारी दी है, इस वक्त अंदर क्या चल रहा है? देखिए आंचल, जहां तक अपडेट की बात है और ताजा खबर यह है कि अंदर हलचल जो है वो बहुत तेज हो गई है। वहां पर ये समझिए कि इस तरह से सन्नाटा फैला है, लेकिन जो लोग इस काम में लगे हैं वहां पर एक तरह से आना जाना, हलचल तेज, और लोगों में जो सुगबगाहट चल रही है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उससे संकेत और संदेश मिल रहा है कि अब बिल्कुल कुछ ही समय जिस वक्त ये कह दिया जाएगा कि याकूब यानी कि अब्दुल रज्जाक मेमन को फांसी दे दी गई, बस उसी लम्हे का इंतजार है। जिस तरीके से, जिस रफ्तार से एम्बुलेंस का दरवाजे के भीतर जाना, इंतजार जिसमें ये पुख्ता हो जाएगी, पुष्टि हो जाएगी जब 10 नंबर रजिस्टर जो कि एंट्री गेट के पास होता है, जो कि मुख्य द्वार के पास होता है, उसमें जूनियर जेलर आकर एंट्री कर दे कि हमारे इस जेल के कैदियों में से एक व्यक्ति कम हो गया। उसके बाद ये पुष्टि हो जाएगी कि याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। बिल्कुल मनीष, तो इंतजार हो रहा है कि आखिरकार जेल की अथॉरिटीज बाहर आकर क्या जानकारी देती हैं। हम सीधे चलते हैं, राकेश का रुख करते हैं, सिलसिलेवार ढंग से अपने दर्शकों को एक अपडेट देने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू राकेश। बिल्कुल अच्छा, किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि याकूब को फांसी दे दी गई है, बस उस वक्त का इंतजार है। लेकिन अभी तक हुआ क्या क्या, कुछ कैसे हुआ, वो आपको बताते हैं। सुबह 6:30 बजे याकूब को फांसी दी जाएगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले याकूब की याचिका खारिज की और उसके बाद जो आखिरी रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई। सुबह 4:55 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आता है और उसमें यह साफ कर दिया जाता है कि याकूब की फांसी पर किसी तरीके से कोई भी रोक नहीं रहेगी। इसके बाद जेल में इससे पहले हालांकि प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जेल में याकूब को स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद उसे नए कपड़े दिए गए, याकूब मेमन को नए कपड़े पहनाए गए और उसके बाद याकूब मेमन को नाश्ता कराया गया। सुबह का नाश्ता कर चुका है याकूब, पहले नहलाया गया, नए कपड़े और उसके बाद सुबह का नाश्ता। याकूब को धार्मिक किताब दी गई जिससे वो उसे पढ़ सके, अपने अल्लाह को याद कर सके। फांसी के फंदे से सिर्फ 50 फीट दूर है याकूब, यानी जिस जगह पर उसने रात गुजारी वहां से फांसी का यार्ड महज 50 फीट की दूरी पर। फांसी घर तक 2 जज पहुंचे जिनकी उपस्थिति वहां पर जरूरी थी, वो 2 जज वहां पर पहले से मौजूद है। जेल अधिकारी भी फांसी यार्ड यानी जहां पर फांसी दी जा रही है फांसी घर तक वहां पर मौजूद है जेल अधिकारी। जेल में एम्बुलेंस अभी गई है थोड़ी देर पहले, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मनीष जी कर रहे थे, और अब से थोड़ी देर में याकूब को फांसी के फंदे तक लेकर जाया जाएगा और उसके बाद उसे फांसी के फंदे से लटका दिया जाएगा। फांसी के बाद शव परिवार वालों को, घर वालों को सौंपा जाएगा। यह हम पहले से ही बता रहे थे। याकूब का शव प्लेन से घर वाले मुंबई आएंगे, ये स्थिति है अभी तक। आशा, हमारे साथ मनीष, हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, अभी जो बात राकेश ने कही कि प्लेन के जरिए उनका जो शव है याकूब मेमन का वो उनके परिवार वाले ला सकते हैं, इसको लेकर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति थी। इसलिए जो लोग हमारे साथ दर्शक अब जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप उसको क्लैरिफाई करें, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती थी। तो ये अब मान लिया जाए कि जेल अथॉरिटीज ने मन बना लिया है कि वो शव को हैंडओवर करेंगे याकूब के परिवार वालों को, इसीलिए सुलेमान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए, जहां तक शव हैंडओवर सुपुर्द किया जाएगा या नहीं सुपुर्द किया जाएगा, सुपुर्दे खाक इसी दीवार के पीछे होगा या शव देकर ये सुपुर्दे खाक करने के लिए मुंबई ले जाएं, इन सारी बातों पर अभी भी असमंजस है, क्योंकि ये फैसला बड़ा फैसला होगा। कानून व्यवस्था को लेकर कल ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, जैसे ही ये फैसला शाम को आया कि आज याकूब को फांसी होगी, उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक और उसके साथ साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ एक अहम बैठक की और उस अहम बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि ये सारी चीजें होंगी तो कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं, जिसके मद्देनजर तमाम अलर्ट आईबी के भी हैं, तमाम एडवाइजरीज आ रही हैं, लेकिन उसके मद्देनजर यह भी देखा गया है कि सुरक्षा चाक चौबंद है, चुस्त दुरुस्त सुरक्षा है। इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि इसका संकेत सारे देश में जाएगा। इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है कि दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, परिवार वाले क्या सोचते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या है, अभी उनकी मनस्थिति क्या है। ये मुझे ऐसा लगता है कि पहले पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम के बाद कुछ समय लगेगा, जिसके बाद वो लोग ये फैसला लेंगे कि आखिर क्या किया जाए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष के पास चलते हैं तुरंत अपडेट के लिए, अगर वो कुछ देना चाह रहे हैं। उसके बाद आर के कपूर जी, जो कि जाने माने वकील है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, उनके पास जाऊंगी। आशीष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
आंचल जी मनीष, ओवर टू यू। मनीष आंचल, राजेश के पास एक ताजा अपडेट और जानकारी है। राजेश, क्या अपडेट है आपके पास? मनीष, अभी पता चला है कि बाहर गेट पर जेल के टोकरियों में भरकर फूल और हार जो हैं वो सारी चीजें मतलब 2-3-4 टोकरियों में पहुंच गए हैं जेल के बाहर, और कुछ सिविलियन लोग लेकर आए हैं और उनको अंदर जाने की अभी परमिशन नहीं मिली, लेकिन वो सारी चीजें चेक करके अंदर जाने की बात कही जा रही है। राजेश, अंदर का और क्या ताजा अपडेट है? अभी क्या हो रहा है अंदर, किस तरह की हलचल है? क्या जो 10 नंबर रजिस्टर होता है मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर, मेन एंट्री के वक्त, वहां पर कोई एंट्री अभी हुई है क्या? मनीष, अभी वहां एंट्री तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि एंट्री थोड़ी देर बाद की जाएंगी, लेकिन जहां तक मुझे पूरी तरह से जानकारी मिल रही है कि सारा खेल जो है वो लगभग खत्म हो चुका है, और बस अंतिम जो है ये घोषणा, जो जिस तरह से हम तो अपने विश्वसनीय सूत्रों से मालूमात निकाल रहे हैं, लेकिन ये बस घोषणा होना भर बाकी है। लेकिन जो पूरी तरह से जो अंदर जो खेल था वो शायद अब खत्म हो चुका है, क्योंकि हार फूल आ चुके हैं, एम्बुलेंस अंदर जा चुकी है और उनके परिवार के कुछ लोग उनसे मतलब मिलने के लिए अंदर जाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष बिल्कुल संभ्रम की स्थिति है, लेकिन जिस तरह से इंडिया न्यूज काफी देर से बता रहा है कि 5 बजे जो फांसी दी जानी थी, लगभग वो बिल्कुल तय समय को फांसी दी गई है, और जिस तरह से अभी उसकी पुष्टि होनी थोड़ी बाकी है, तो ये समझिए कि बिल्कुल थोड़ी देर में पुष्टि भी हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह का माजरा और जिस तरह के माहौल को हम वहां देख रहे हैं, हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि एम्बुलेंस का जाना, उसके बाद में टोकरियों में भरकर फूलों का आना, और उन फूलों के अंदर अभी जाने की बात की जा रही है। आपने ये भी कहा था कि ताबूत भी कल ही लाया गया है देर रात। बिल्कुल सही कहा आपने। ताबूत के बाद जो सारी चीजें जो हैं, फूल चाहिए थे, सारी चीजें जो मतलब जिस तरह से अंतिम संस्कार की जो एक तरह से तैयारियां की होती है, उसी तरह का नजारा साफ वहां दिखाई दे रहा है, और सारी चीजें जो हैं अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। मनीष, बिल्कुल मनीष, हम देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग भी आपके इर्द गिर्द शुरू हो गई है। हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि बैरिकेडिंग शुरू हो गई है। मैं आपके पास आऊंगी मनीष। आशीष, 22 साल, 257 मौतें, 700 से ज्यादा घायल, एक फांसी एक्यूज नंबर 1 अब्दुल रजाक मेमन को, याकूब मेमन को। क्या अपने आप में इंसाफ मान लिया जाए उन पीड़ितों के लिए जिनके परिवार तबाह हो गए थे? देखिए आंचल, ये इंसाफ तो जरूर है, क्योंकि एक जो दोषी था याकूब मेनन, उसको फांसी हुई। जो बाकी 10 लोग थे उनको उम्र कैद की सजा हुई। जो प्रोसिक्यूशन ने केस तैयार किया था वो बेहद स्ट्रांग केस तैयार किया था, क्योंकि यहां पर जो एविडेंस थे वो बिखरे हुए थे। उन सारे एविडेंस को समेटने के बाद जो प्रोसिक्यूशन ने जो केस तैयार किया वो बहुत ज्यादा किया था। अगर आप टाडा कोर्ट यानी 2007 के फैसले को देखें तो टाडा कोर्ट ने टोटल 12 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2013 में अपने फैसले में 10 लोगों को फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। एक आदमी मर चुका था, और याकूब की जो सजा थी उसको उन्होंने बरकरार रखा था, यानी याकूब को फांसी के काबिल माना था। और अगर याकूब बच जाता और अगर आज याकूब की फांसी पर रोक लग जाती, तो कहीं ना कहीं जो जख्म 257 लोगों के जहन में है वो एक बार फिर से ताजा हो जाते। हालांकि अगर आज याकूब को फांसी मिलती है तो उनकी आत्मा को थोड़ी सी जरूर लेकिन शांति मिलेगी। आरके कपूर जी, आपका तो हर रोज अदालतों में चक्कर कटता है। 22 साल बाद अब फांसी हो रही है, पहली फांसी हो रही है इस पूरे मामले में, और आखिरी भी, क्योंकि याकूब मेमन ही वो शख्स है जिसने ट्रायल फेस किया और उसके बाद उसे फांसी की सजा देश की सबसे बड़ी अदालत से हुई। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन हमारी कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि याकूब मेमन, जिसे 257 मौतों का दोषी करार दिया गया, उसको भी चाहे फांसी के फंदे पे ही क्यों ना चढ़ाया जा रहा हो, लेकिन आखिरी विकल्प के तौर पर अगर उसका कोई लीगल विकल्प बचता है तो उसको भी पूरा मौका हमारा कानून अदालतें देती। देखिए, इंडियन जुडिशरी की सबसे बड़ी जो सराहनीय बात है वो ये कि आखिरी दम तक भी देखो जुडिशरी ने अपना पूरा रोल निभाया है। हालांकि हमारी जुडिशियल सिस्टम में ऐसा कहा जाता है कि एक लिटिगेंट या दूसरे लिटिगेंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस केस में लिटिगेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा राइट्स भी दिए गए हैं आखिरी दम तक। जहां तक कि सुबह भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसका मायना ये है कि कोई लिटिगेंट ये नहीं कह सकता कि उसको कोई मौका नहीं दिया गया। इस बात का एक जो खास ध्यान देने वाली बात है वो ये
एग्रावेशन जो जिसके बारे हम कहते हैं कि इतनी मौतें हुई हैं, इतनी इंजरीज हुई हैं, ये बात इसलिए नहीं है कि इसको इसलिए फांसी पे दिया लटकाया जा रहा है कि इतनी मौतें हुई हैं, बल्कि इसलिए कि एविडेंस सफिशिएंट था इस बात को प्रूफ करने के लिए। क्योंकि सिर्फ आप एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस ये नहीं कह सकते कि क्योंकि किसी आदमी के खिलाफ केस चल रहा है इसलिए उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन हमारे इंडियन जुडिशियल में है कि पूरा जब एविडेंस का मौका दिया जाता है, प्रोसिक्यूशन अपना केस रखती है, डिफेंस अपना केस रखती है, उसके बाद अल्टीमेटली जब वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होता है, इट मींस जो एविडेंस है उसके बेसिस पर कन्विक्शन हुई है, उसके बेसिस पर ही जो सजा सुनाई गई है। ये इसलिए नहीं कि इतनी मौतें हुई हैं, हाँ वो एग्रेवेटिंग कॉज तो इसलिए होता है कि ताकि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको पूरी तरह से मौका भी दिया जाए, लेकिन कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाए कि अगर उसने वाकई ये वारदात करी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिले। इसीलिए हमारे इंडियन पीनल कोड में जो डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई प्रोवाइड की गई है, इसीलिए की गई है कि वो रेयरेस्ट जो रेयर केसेस होता है उसमें अगर एक आदमी पाया जाता है तो उसको ऐसी सजा देनी ही चाहिए ताकि वो एक डेटरेंस का काम करे आने वाले समय के लिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसी वारदात ना करे जिससे पब्लिक में दहशत हो। ये ऐसा केस था जिसमें पब्लिक में दहशत ही नहीं थी, बल्कि इतने इनोसेंट लोगों का मारा जाना और इंजरीज का होना और इतनी जबरदस्त प्लानिंग का जो प्लॉट किया गया और उसको फिर एग्जीक्यूट किया गया, उसको सारा जब एविडेंस में लाया गया तब जाके कन्विक्शन सुनाई गई, तब जाके उसको जो सेंटेंस अवार्ड की गई। मेरे हिसाब से ये इंडियन जुडिशियल जो सिस्टम है उसका बहुत सराहनीय पोजीशन है। जी बिल्कुल। मैं मनीष का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। मनीष, आपके आगे पीछे हम देख रहे हैं बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, गाड़ियां लगातार आ जा रही हैं, तस्वीरें अगर दिखा पाए हमारे दर्शकों को और अपडेट दे पाए। देखिए, जहां तक सुरक्षा के इंतजाम की बात है तो आप देख रही हैं, इसके पहले भी जब हम अपने सीधे प्रसारण में थे तो इसी तरह से पुलिस की पेट्रोल वैन लगातार चारों ओर यहां पर जेल के प्रांगण के आसपास पेट्रोलिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी 24 घंटे से लगातार यहां पर सुरक्षा में चुस्त दुरुस्त चुस्त मुस्तैद यहां पर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मसला याकूब मेमन को सूली पे लटकाए जाने का है। इस बात को लेकर आप देखिए दूर दूर तक जहां जहां तक नजर जाए वहां वहां केवल और केवल पुलिस और पुलिस अफसर और उनके सुरक्षाकर्मी ही दिखाई दे रहे हैं। तो इससे साफ दिखाई देता है कि आखिर इस सूली पे लटकाए जाने की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ी है कि जिससे कोई अप्रिय घटना हो जाए। जी मनीष, ये भी जानना चाहेंगे कि अंदर की सुगबुगाहट, अंदर से क्या खबर आ रही है। राजेश बता रहे थे कि ये भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि फांसी का वक्त प्रीपोन कर दिया गया हो, तो क्या इस बाबत भी कोई डिटेल आपके पास आ पाई है? देखिए आंचल, जो ताजा जानकारी अभी मेरे पास आई है वो जानकारी ये है कि जो अफसर अंदर सूली पे लटकाए जाने के वक्त, याकूब को सूली पे लटकाए जाने के वक्त थे, उनमें से कुछ अफसर बाहर आते दिखाई दिए हैं। यानी ये संकेत फिर से साफ दिखाई देता है, लेकिन मैं तब भी कहूंगा मुझे इंतजार है उस 10 नंबर के रजिस्टर का जिसमें आकर अंदर का अधिकारी ये एंट्री करेगा कि आज हमारे जो संख्या है कैदियों की उसमें से एक संख्या कम हुई। इस बात का इंतजार है जिसके बाद ये पुष्टि हो जाएगी कि हां, याकूब मेमन सूली पे लटका दिया गया। जी कपूर साहब, एक बात बताएं कि इससे पहले अगर देखा जाए, अगर फांसी की सजा के बारे में देखा जाए तो पिछले 10-11 साल में ही, पिछले एक दशक में 3 फांसियां हुई हैं अभी तक याकूब मेमन की, क्योंकि औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है इसलिए अभी मैं नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन कसाब अफजल गुरु बारे में देखा जाए तो पिछले 10-11 साल में ही, पिछले एक दशक में 3 फांसियां हुई हैं अभी तक याकूब मेमन की, क्योंकि औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है इसलिए अभी मैं नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन कसाब अफजल गुरु और उससे पहले धनंजय चटर्जी। लेकिन फांसी की सजाएं जो दी जाती हैं वो 1300 से भी ज्यादा लोगों को दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक आते आते बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आने के बाद या तो मर्सी पिटिशन में राहत मिल जाती है या सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिल जाती है। ऐसे में टेरर अटैक्स के लिए वक्त आ गया है कि एक सेपरेट, क्योंकि इसके ऊपर जजमेंट नहीं आई है, एक सेपरेट रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी उसको मान ही लिया जाए कि टेरर अटैक है, ऐसे में लोगों की जान जाती है, तो ऐसे केसेस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट, एक्सट्रीम पनिशमेंट देनी जरूरी है। देखिए, जब तक लॉ में अमेंडमेंट ऐसा सच नहीं हो जाती तो जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जो डेथ पेनल्टी है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही होनी चाहिए, वो तो तब तक रहेगा। हालांकि जो पब्लिक ओपिनियन है